नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास से खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी इस बुलेटिन में देंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बादरा की प्रमुख खबर से। गांधी पार्क बादरा में दोस्तों विकास कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं। वहाँ एक पेंशनर समाज के लिए नगर पालिका की तरफ से एक शानदार भवन का निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर एक भवन मीडिया कर्मियों को, बादरा की प्रेस क्लब को बनाकर दिया जा रहा है। इसके साथ ही पार्क में अन्य विकास कार्य भी जारी है, आमूलचूल सुधार भी जारी है। लेकिन इस विकास कार्य के नाम पर दोस्तों ठेकेदारों की मनमानी कहे या फिर दादागिरी, बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं गांधी पार्क बादरा में, और इसको लेकर कस्बे के लोगों ने चिंता व्यक्त की है। और आज इसका एक अलग से वीडियोस भी दोस्तों हमने यूट्यूब चैनल पर और साफ संदेश के फेसबुक पेज पर डाला है, जिसको आप ज़रूर देखिएगा। किस कदर बड़े बड़े हरे वृक्षों का विनाश किया जा रहा है गांधी पार्क बादरा में। विकास के नाम पर इस विनाश को आप क्या कहेंगे दोस्तों? एक तरफ सरकारों की योजनाएं होती है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की, पेड़ लगाने की, पौधे लगाने की, और यहाँ गांधी पार्क में बड़ी संख्या में बड़े बड़े वृक्षों को छंगाई नहीं की जा रही है बल्कि काटा जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे विनाश को आप क्या कहेंगे? क्या ये विकास है दोस्तों? ये बड़ा सवाल है। और मैं तो कहूँगा नगर पालिका के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं रफ़ीक कुरैशी इस मामले का संज्ञान ले, विधायक बलवान पूनिया भी इस मामले का संज्ञान ले, संभवतः उनकी ये नज़र में ना हो। तो कुल मिला के जो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है बादरा के एकमात्र सबसे बड़े गांधी पार्क में, उसको लेकर हरिप्रकाश शर्मा ने भी आज मांग बुलंद की और दोस्तों आवाज़ उठाई कि इस प्रकार के वृक्षों को इस प्रकार बड़ी संख्या में काटना बहुत ही चिंतनीय बात है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो 11 जनवरी को बादरा में कुल देवी, जो कि अग्रवाल समाज की कुल देवी माना जाता है, आदि महालक्ष्मी मंदिर अग्रवा धाम की तरफ से जो यात्राएं चली है उसका आगमन होगा बादरा में 11 जनवरी को। और सबसे पहले अनाज मंडी स्थित मंदिर में ये यात्रा पहुंचेगी। उसके बाद में कस्बे के मुख्य बाज़ारों से होते हुए लुहारी वाला अतिथि सदन में पहुंचेगी और बाज़ारों में कस्बे के दुकानदारों द्वारा दोस्तों फूल बरसाकर इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इस यात्रा का नाम है जन आशीर्वाद रथ यात्रा। तो ये यात्रा मैं आपको जानकारी दूं दोस्तों, 12 फरवरी 2022 से अग्रवा धाम से चली है। और ये एक रथ नहीं है दोस्तों, अलग अलग दिशाओं में भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे 18 रथ वहाँ से 12 फरवरी को चले थे। और अब 1 वर्ष होने को आया है दोस्तों। आज 9 जनवरी है और 11 जनवरी को ये बादरा में पहुँचेगी। तो फरवरी जैसे ही आएगी 1 साल पूरा कर लेगी ये यात्रा। और इस दौरान 11 लाख किलोमीटर की ये यात्रा रथ करके जो है वापस अग्रवा धाम पहुँचेंगे। और अग्रवा धाम से ये यात्रा क्यों चली है? और महालक्ष्मी मंदिर अग्रवा धाम में बन रहा है दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का भी सबसे बड़ा महालक्ष्मी जी का मंदिर अग्रवा धाम में बन रहा है। और एक कहना है, कहावत भी है दोस्तों, संभवतः इसके ऊपर विवाद हो, लेकिन कलयुग में लक्ष्मी का अवतारण स्थल हिसार के अग्रवा धाम को ही बताया जाता है। तो अग्रवाल समाज इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन सर्व समाज की ये यात्रा है, सर्व समाज की इसमें भागीदारी है। और बादरा में अग्रवाल समाज इसकी अगुवाई करेगा और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा और तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। कन्हैया लाल मित्तल, जो कि सचिव है अग्रवाल समाज सेवा के दोस्तों, वो तैयारियों में जुटे। उन्होंने जानकारी दी कि बादरा के विभिन्न बाजारों से ये रथ यात्रा गुजरेगी और पुष्प वर्षा के साथ व्यापारी और सभी जातियों के वर्गों के लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है भारत में,
वो दोस्तों शांति, सद्भाव और भाईचारे को कायम करना है। तो ये बहुत शानदार और शांति का संदेश लेते हुए रथ यात्रा जो है वो अग्रवा धाम से 1 वर्ष पहले करीब चली थी और एक रथ इसका 11 जनवरी को भादरा पहुंच रहा है। तो आप भी इस पुण्य रथ यात्रा को देखने का पुनीत अवसर कतई नहीं छोड़िएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं खेलों से। तो दोस्तों भादरा में फुटबॉल टूर्नामेंट काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, लंबा गैप हुआ है, फुटबॉल का कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, जबकि भादरा और नौहर पड़ोसी कस्बे को फुटबॉल के लिए जाना जाता है और दोनों ही कस्बों की इतनी ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी फुटबॉल के मैचों में। और दोस्तों दोनों ही कस्बों में आज़ादी से पहले फुटबॉल का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, कल एक बैठक है भादरा में अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर। कल एक बैठक खेल मैदान में रखी गई है। टिक्कू फुटबॉल क्लब के सदस्य और फुटबॉल प्रेमी इस बैठक में भाग लेंगे। कल 4:30 बजे कल बैठक ये आयोजित की जाएगी और इस बैठक का उद्देश्य है कि आने वाली 4 फरवरी को भादरा में अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, भादरा में अब तक लगभग 4 बड़े अखिल भारतीय टूर्नामेंट हुए हैं। प्रथम जो फुटबॉल का अखिल भारतीय टूर्नामेंट हुआ था 1996 को हुआ था, जिसकी अगुवाई की थी, जिसका आयोजन किया गया था विजय स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब के सानिध्य में यह खेला गया था। लेकिन समाज सेवी सुशील चचान के द्वारा इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई थी दोस्तों। अकेले सुशील चचान ने और भादरा, गुवाहाटी और कहाँ कहाँ जो प्रवासी भादरा में रहते हैं उन सभी से सहयोग लेकर उस समय इस टूर्नामेंट का, प्रथम टूर्नामेंट का, और ऐसे प्रथम टूर्नामेंट का भादरा में जो कि अखिल भारतीय स्तर पर हो जो 208 राज्यों की इसमें फुटबॉल टीमों ने भाग लिया था, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। रोहतक की टीम से जॉन नाम का एक नाइजीरिया का खिलाड़ी भी दोस्तों भादरा में आया था उस समय, और उस खिलाड़ी की धूम भी रही। और उस समय भादरा की टीम भी लगभग 8 राज्यों की 28 टीमों ने भाग लिया था। और भादरा की फुटबॉल की टीम इतनी मजबूत थी उस समय, मैं भी फुटबॉल टीम का हिस्सा था दोस्तों, सेमीफाइनल तक वो टीम पहुंची थी और शानदार प्रदर्शन भादरा की टीम ने भी किया था। और इस टूर्नामेंट के बाद में एक लंबा समय व्यतीत हुआ। उसके बाद में 2010 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो रहे सुखदेव सिंह शेखावत ने जिम्मा संभाला भादरा में फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजनों का, और उन्होंने अपने अकेले दम पर अपने साथियों के साथ इस टूर्नामेंट की कमान संभाली और पहला 96 के बाद में दूसरा अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया, और जिसमें पूरी की पूरी विदेशी खिलाड़ियों की टीम दोस्तों लगातार 2-3 वर्ष तक भादरा में खेलती रही। दिल्ली फुटबॉल क्लब जो एंट्री होती थी दोस्तों, उसमें सिवाय एक दिल्ली के गोलकीपर को छोड़कर पूरे के पूरे 10 जो खिलाड़ी होते थे वो सारे के सारे नाइजीरियन खिलाड़ी थे और धूम मचा दी थी। उन्होंने टूर्नामेंट का फाइनल भी 2 बार लगातार जीता था। तो 2010 में सुखदेव सिंह शेखावत द्वारा करवाए गए थे फुटबॉल के अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट। 2011 में फिर एक बार सुखदेव सिंह शेखावत ने अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट भादरा में करवाए थे। उसके बाद में 2012 में भी हुआ। उसके बाद में 2 साल का गैप रहा। 2015 में भी एक छोटे स्केल का ही सही एक फुटबॉल टूर्नामेंट अच्छी खासी टीमों के साथ प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में तरस गए भादरा के फुटबॉल प्रेमी दोस्तों टूर्नामेंट के लिए, और कोरोना का भी एक लंबा काल चला है 2-3 वर्ष। ये भी दोस्तों इसका भी योगदान रहा कि कहीं ना कहीं फुटबॉल की सारी गतिविधियां ठप हो गई। और अब जिम्मा संभाला है टिक्कू फुटबॉल क्लब के सदस्यों ने, और टिक्कू फुटबॉल क्लब के सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। कल जो बैठक होगी और उसमें डिसीजन यही लिया जाएगा कि 4 फरवरी को रूपरेखा बनाई जाए फुटबॉल के टूर्नामेंट की, और क्या 4 फरवरी से ही टूर्नामेंट रखे जाए या आगे पीछे इसको किया जा सकता है, इसको लेकर भी व्यापक विचार विमर्श इस बैठक में किया जाएगा।
कितने बड़े स्तर पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा बांद्रा में, अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट दोस्तों, इसकी भी रूपरेखा बनाई जाएगी। कितने राज्यों की टीम इसमें शामिल कर सकते हैं, तो इस सारे प्रकरण पर बड़ी खुशी होगी फुटबॉल प्रेमियों को ये खबर सुनकर कि फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में बांद्रा में एक बार फिर से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट की धूम मचने वाली है। जो टूर्नामेंट 26 जनवरी के नाम से कभी लगातार हर वर्ष होने लगे थे, वो फुटबॉल टूर्नामेंट अब फरवरी में प्रथम सप्ताह में बांद्रा में आयोजित होगा। और इसी के साथ दोस्तों बात करें क्रिकेट की, तो अभी हाल ही में एक 3 T20 मैचों की सीरीज भारत ने श्रीलंका से 2-1 से जीती है, लेकिन कल से 3 वनडे मैचों की सीरीज श्रीलंका के साथ भारत की प्रारंभ हो रही है और उसका पहला मैच गुवाहाटी में कल से खेला जाएगा। 1:30 बजे ये मैच कल दोपहर को प्रारंभ होगा और दूसरा जो वनडे मैच है वो 12 जनवरी को खेला जाएगा, तीसरा वनडे मैच 15 जनवरी को। और इसी दौरान दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो आगामी न्यूजीलैंड के साथ भारत की जो वनडे की सीरीज होने जा रही है उसका कार्यक्रम भी तय करेगा, जो कि 18 जनवरी से भारत और न्यूजीलैंड का 3 वनडे और T20 मैचों की सीरीज जो प्रारंभ हो रही है उसका पूरा का पूरा विवरण संभवतः जल्द ही हमारे सामने आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें हम बांद्रा राजगढ़ सड़क मार्ग की, तो इस जर्जर सड़क मार्ग ने दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ा दी है दोस्तों। इसमें आए दिन कभी तूड़ी के जो ट्रैक्टर है वो पलटते हुए यहाँ इसकी खबरें आती है, कभी किसी गाड़ी के एक्सीडेंट दुर्घटना होने की या कभी किसी गाड़ी को किसी प्रकार से नुकसान होने की खबरें आती है। बड़े बड़े गड्ढे जैसे गड्ढों में ही ये सड़क दफन हो चुकी हो, इस प्रकार का हाल इस राजगढ़ सड़क मार्ग का है और जल्द ही हम इसकी कवरेज करके भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये वो सड़क है जिसका 2 वर्ष पहले बजट आने का दावा बांद्रा के विधायक बलवान पूनिया और राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया ने जोर शोर से किया था और सोशल मीडिया पर श्रेय लेने की भी होड़ लगी थी कि बांद्रा विधायक के द्वारा बनाई जा रही है, उनके प्रयासों से ये सड़क तैयार होगी या फिर कृष्णा पूनिया के प्रयासों से इसका मार्ग प्रशस्त हुआ है। लेकिन दोनों ही विधायक टाइम फीस उस समय हो गए जब 2 साल पहले जब ये बजट दिया गया था उसका भी 1 वर्ष पूरा हो गया और अब तो इसके 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब अंतिम बजट आने वाला है इसी 23 जनवरी को राजस्थान सरकार का। कार्यकाल का भी ये अंतिम और 5वां वर्ष है और ये अंतिम 5वां बजट भी राजस्थान सरकार का है, लेकिन अभी तक बांद्रा राजगढ़ सड़क मार्ग पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और 2 साल पहले जो बजट आया था वो कागजों में गुम हो चुका है दोस्तों। आपने इतिहास में पढ़ा होगा भोला राम का जीव जो पन्नों में दब गया था, फाइलों के पन्नों में दोस्तों, उसी प्रकार से राजगढ़ बांद्रा का ये सड़क मार्ग का बजट जो 135 करोड़ का पास हुआ था, जोर शोर से उसकी पोस्ट विधायक बलवान पूनिया ने भी डाली थी और कृष्णा पूनिया ने भी डाली थी, वो पोस्टें सारी गायब हो चुकी है और ये बजट जो है वो किताब के पन्नों में, फाइलों के पन्नों में दफन हो चुका है और वहाँ से कैसे गायब हुआ है या फिर इसको गायब कर दिया गया या फिर मनसा ही नहीं थी, लोगों को बरगलाया गया था दोस्तों, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा 252 विकास कार्य स्वीकृत करवाए हैं हमारे बांद्रा के विधायक बलवान पूनिया ने, जो हनुमानगढ़ जिले के सभी 500 विधायक हैं उनकी बनिस्बत 252, लेकिन अभी तक ये संख्या जो कार्य पूर्ण होने की है वो मात्र 91 है, 91 कार्य ही अभी संपूर्ण हुए हैं। 252 में से इसकी आप परसेंटेज देखेंगे तो दोस्तों 40 भी नहीं बैठती है, 40% भी विकास कार्य नहीं हुए हैं जितने स्वीकृत हुए हैं।
क्या ये 60% बचे हुए 60 से अधिक प्रतिशत के विकास कार्य इस मात्र 5-7 महीनों में हो जाएंगे जब तक आचार संहिता लगेगी। दोस्तों, आचार संहिता लगने तक ही अगर हम समय का आंकलन करें तो 5-6 महीने ही बाकी है। दोस्तों, इन 6 महीनों में क्या करेंगे विधायक और क्या करेगी राजस्थान की सरकार? क्या ये 60% कार्य पूर्ण हो जाएंगे और क्या अंतिम बजट में जो भादरा के लिए योजनाएं लुभावनी फेंकी जाएगी वो पूरी हो पाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों, आपके भी जहन में होंगे। और ये हाल कोई कांग्रेस सरकार का नहीं है, कोई विधायक बलवान पूनिया का नहीं है। ये हर साल में हर पार्टी की सरकार में यही होता है जब अंतिम वर्ष आता है। वसुंधरा राजे का भी अंतिम वर्ष आपको याद होगा। अंतिम बजट में 350 से अधिक योजनाएं वसुंधरा राजे ने जब भाजपा की सरकार थी तब जनता के लिए फेंकी थी, लेकिन उसमें 10 से 12% ही योजनाओं पर अमली जामा उनको पहनाया गया था। मात्र इतनी ही योजनाओं पर काम हुआ था। और अगर अशोक गहलोत के इससे पहले वाले कार्यकाल के अंतिम बजट की भी चर्चा करें तो उसमें भी 10 से 15% के बीच में ही अंतिम बजट में जो प्रावधान दिए गए, जो योजनाएं फेंकी गई, जो लोक लुभावना, इसीलिए हम लोक लुभावना कहते हैं दोस्तों। अंतिम बजट जो होता है वो कतई जनता के लिए नहीं होता, जनता को बहलाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए ही मात्र होता है। उसमें धरातल पर काम बहुत कम है और ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही होता है। इसीलिए इस अंतिम बजट से तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, लेकिन हाँ, अगर किसानों के लिए फसल जो कर्जा है किसानों का वो अगर माफ़ करती है सरकार, तो ये ज़रूर आने वाली सरकार के ऊपर ये बोझ होगा। बेशक वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उसके ऊपर ज़रूर बोझ बढ़ेगा, लेकिन किसानों का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। जो 4 साल पहले राहुल गांधी ने सरकार बनने से पहले वादा किया था, संभवतः वो अंतिम वर्ष में भी पूरा हो जाए, हमने पहले भी आपको बताया था, तो बहुत बढ़िया और किसानों के लिए तो कम से कम हितकारी होगा। तो ये अंतिम बजट में क्या दोस्तों योजनाएं आती है और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भादरा में जो 100 करोड़ का बजट दिया हुआ है 14 सिंचाई से वंचित गांवों के लिए, और जिसके लिए प्रयासरत है हमारे विधायक बलवान पूनिया, उनका यहाँ कार्यक्रम करवाने के लिए, उनका शिलान्यास करवाने के लिए बलवान पूनिया जोर आजमाइश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत आ जाए। दोस्तों, अशोक गहलोत राजगढ़ में भी आके चले गए, हनुमानगढ़ में भी आके चले गए, भादरा के एकदम नज़दीक आकर चले गए, सरदार शहर भी आकर चले गए। पीछे जब चुनाव थे, सरदार शहर में उपचुनाव थे राजस्थान के लिए, लेकिन भादरा नहीं आए। इससे आप एक चीज़ का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत की नज़र में एक कांग्रेसी विधायक की वैल्यू जितनी होती है, जो उनकी पार्टी का होता है, उतनी किसी अन्य पार्टियों के और निर्दलीय विधायकों की वैल्यू नहीं होती। बेशक बलवान पूनिया ताकतवर विधायक माने जाते हैं और वो अपना हर काम अशोक गहलोत से करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। इसका प्रमाण बलवान पूनिया ने बार बार भादरा की विधानसभा की जनता को दिया है। अनेकों ऐसे कार्य करवाए हैं, चाहे वो तबादला नीतियाँ ही हो, जिससे चाहे बेशक बड़ी संख्या में लोग नाराज हो, भाजपा कितनी आलोचना उनकी कर ले, लेकिन उन्होंने भादरा की जनता को और इन नेताओं को दिखाया है कि विधायक क्या होता है और विधायक की पावर क्या होती है, और किस प्रकार विधायक अपनी पावर का अंतिम सिरे तक पावर यूज के लिए पराकाष्ठाओं तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये विधायक बलवान पूनिया ने तमाम अब से पहले विधायकों को और क्षेत्र की जनता को दिखाया है कि कितना पावरफुल होता है एक विधायक अगर वो अपना पावर यूज करने लगे। तो दोस्तों, बेशक इसके लिए जनता त्राही त्राही करे, विपक्ष हो हल्ला करे, धरना प्रदर्शन हो, मजदूर सड़कों पर उतर जाए, किसान सड़कों पर उतर जाए, यूरिया की समस्या हो, जल सिंचाई पानी की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो,
कानून व्यवस्था की समस्या हो या फसल बीमा क्लेम की समस्या हो, चाहे भले ही रोजाना किसान सड़कों पर उतर जाए, लेकिन विधायक का पावर जो होता है वो एक तरफ है, जनता का विरोध, विपक्ष का विरोध एक तरफ है। तो हम जो कहना चाहते हैं संभवतः आप समझ गए, क्योंकि जीतेगा वही जो दोस्तों जिसमें जीत का मादा होगा। ये पहले की कहावतें आप छोड़िए, क्योंकि बलवान पूनिया ने एक बात कही थी दोस्तों, बहुत स्ट्रिक्ट बात कही थी कि मैं ये पद उसको दूंगा जो मेरे से तेज दौड़कर मुझे दिखाएगा, मेरे जितना संघर्ष करके मुझे दिखाएगा और मेरे जितना लोगों की आवाज़ सुनते हुए उनके बीच में रहकर दिखाएगा। तो क्या अब उनको लगता है कि संजीव बेनीवाल जो एकाएक विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते उनके सामने एक मजबूत चुनौती वाले विपक्ष के रूप में उभर रहे हैं? क्या बजरंग सहारण एक नए चेहरे के साथ शानदार विपक्ष की भूमिकाओं की संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, ये अलग बातें आपके लिए हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी हो सकती है कि किस में मादा कम है, किस में ज़्यादा है, ये तो वक्त बताएगा। आने वाला चुनाव जो 2023 का दिसंबर के महीने में जो विधानसभा का होगा वो तय करेगा कौन नेता कितना पानी में है, किसका वजूद कितना अभी गांव गांव और ढाणी ढाणी में है। दोस्तों, ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात ही है। लेकिन भादरा की राजनीति पूरे राजस्थान में एक अलग जटिलताओं वाली और बहुत पेचीदगियों से भरी और बहुत ज़्यादा फैक्टर लिए हुए भादरा की राजनीति है, जिसका हम आने वाले समय में भी दोस्तों इसी प्रकार से विश्लेषण भी करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे किस प्रकार से यहाँ फैक्टर लागू होते हैं और किसी एक फैक्टर से चुनाव नहीं जीता जाता। जैसे किसी एक जाति बेस पर चुनाव नहीं जीता जाता, जैसे ये जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन खाली आप जाट वर्ग के वोट लेकर विधायक नहीं बन सकते। हर वर्ग के 36 कौम का आपको समर्थन चाहिएगा। उसी प्रकार से यहाँ जो दर्जनों फैक्टर काम करते हैं उनमें बहुमत के लायक फैक्टर आपके फेवर में काम करने बहुत ज़रूरी है, तब ही जाकर आप जीत पाएंगे। आप जनता का विरोध लेकर और जो विपक्षी पार्टियों का हो हल्ला और विरोध और कैंपेन है उसको एक चुनौती मानकर और उसको अगर समाधान करेंगे, हल करेंगे, उस दिशा में प्रयास करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, उसका जवाब आप भी हो हल्ला करके देंगे और उसी प्रकार से आक्रोश से देंगे, बदले की भावना से देंगे, तो कतई आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये फैक्टर आपके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसका हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे भी दोस्तों। लेकिन आज के लिए दोस्तों समीक्षा में इतना ही। लेकिन हम विकास की बात कर रहे थे, राजगढ़ रोड की बात कर रहे थे, लेकिन राजगढ़ रोड आज भी वाट जो रही है और इस मार्ग पर लगने वाले जितने गांव हैं उनके निवासी वो ग्रामीण बाट जो रहे हैं अभी उस बजट की, जिस बजट में 135 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया था और उसका शिलान्यास भी नहीं हुआ। शिलान्यास धड़ाधड़ हो रहे हैं दोस्तों। शिलान्यास एक अलग चीज़ है और उन कार्यों का लोकार्पण एक अलग चीज़ है दोस्तों। एक ही कार्यकाल में शिलान्यास और लोकार्पण हो तो वो है विकास कार्य। खाली शिलान्यास से विकास कार्य नहीं है, कतई नहीं है दोस्तों। कोई काम आप प्रारंभ करते हैं, लेकिन अगर आप सरकार बदल जाती है और विधायक बदल जाते हैं तो उन कामों को बंद कर दिया जाता है। भारत में राजस्थान में रिफाइनरी सबसे बड़ा दोस्तों एक विकास कार्य है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो राजस्थान की एक प्रकार से इकोनॉमी को लेकर उसमें काफ़ी उछाल भी आएगा, सुधार भी आएगा और राजस्थान की छवि भी निखरेगी और राजस्थान तेजी के साथ भी आगे बढ़ेगा। उस रिफाइनरी को कितना ही जद्दोजहद करनी पड़ी है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, एक के बाद एक जो यहाँ परंपरा रही है सरकारें आने की। अब जैसे गहलोत आ गए तो आगे वसुंधरा और फिर वसुंधरा आई है तो आगे गहलोत। इस प्रकार का ये चलन तोड़ना होगा दोस्तों। और हिमाचल में भी इसी प्रकार का चलन अभी तक चल रहा है। पीछे जो चुनाव हुआ है, पीछे भाजपा थी, अब कांग्रेस आ गई।
तो इस प्रकार का चलन तोड़ते हुए विकास वाली पार्टी को आपको प्राथमिकता देनी होगी। और जनता की भी पूरे देश में लगभग अब यही मंशा और जो आशाएं जो है वो उभर कर सामने आ रही हैं। दोस्तों इसके ऊपर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो 24 जनवरी तक का समय बजरंग साल ने दिया है। फसल बीमा क्लेम में जिस प्रकार से किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, किसी का 100 रुपये का, 50 रुपये का, 250 रुपये का, 300 रुपये का, 1000 का। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 54 किल्ला ज़मीन और 5-7 हज़ार रुपये का, 8,000 रुपये का बीमा क्लेम। और मूंग की फसल में तो बताया जा रहा है 70% खराबा था, उसके बावजूद इस प्रकार का बीमा क्लेम आना शायद वो संभवतः स्टेलाइट से आया होगा, क्योंकि क्रॉप कटिंग आधारित तो फसल बीमा क्लेम अगर आता तो पूर्व में भी मिले हैं और किसानों को संतुष्टि भी हुई है। लेकिन इस बार बड़ी गड़बड़ियां हुई है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और बजरंग साल ने इसी को लेकर चेतावनी दी थी कि 24 तारीख तक प्रशासन के पास है बाजी, कंपनियों के पास है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास है। उसके बाद में अगर आपने समस्या का समाधान नहीं किया, किसानों के साथ न्याय नहीं किया, तो किसान सड़कों पर उतरेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे और क्षेत्र में किसान आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों ये बजरंग सहारण ने चेतावनी दी हुई है। और देखते हैं भाजपा क्या करती है। भाजपा ने भी जो 62 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था फसल बीमा क्लेम को लेकर, दोस्तों उसमें भी भाजपा ने भी 26 जनवरी तक का समय दिया है प्रशासन को। तो 24 जनवरी से बजरंग सारण के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हो सकता है, किसान सड़कों पर उतर सकता है और हो सकता है भाजपा भी 26 जनवरी से अपना एक संखानंद कर दे, किसानों के साथ क्षेत्र में सड़कों पर उतर जाए फसल बीमा क्लेम को लेकर। तो देखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो 26 जनवरी को ही हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस की एक योजना चल रही है दोस्तों, जिसकी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। चाहे वो दयानंद बेरवाल हो, सतपाल नेहरा हो, शेर सिंह गोस्वामी हो, विक्रम राठौड़ हो, ये सभी कांग्रेसी लगे हैं। और इसको लेकर दयानंद बेरवाल भी जयपुर की एक मीटिंग में उन्होंने 2 दिन पहले भाग लिया और जो भारत जोड़ो अभियान के तहत उनको समर्थन, उनको सपोर्ट करते हुए जो भारत हाथ से हाथ जोड़ो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हर गांव में पहुंचेगा ये कार्यक्रम। तो उसके तहत एक बैठक हुई जयपुर में कांग्रेसियों की, अशोक गहलोत के नेतृत्व में बड़े बड़े सभी नेता इकट्ठे हुए। वहाँ भादरा की तरफ से दयानंद बेरवाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इस कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार से बन रही है, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को चलाना है और कांग्रेस की नीतियां लोगों को जन जन तक पहुंचाकर उनको बतानी है। और आगे कांग्रेस किस प्रकार से एक हो, किस प्रकार से रूठे हुए कार्यकर्ता मिले और किस प्रकार से कांग्रेस का कारवां जो है वो बढ़ता चला जाए और आने वाले चुनाव में भाजपा को कांग्रेस नाको चने चढ़ा दे, इस प्रकार की तैयारियां कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज 9 जनवरी को 70वां प्रवासी भारतीय दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम को लेकर एक बड़े जो सेमिनार आयोजित किया गया था उसको संबोधित कर चुके हैं। और दोस्तों आज ही के दिन पार्श्व गायकार, बहुत शानदार गायक महेंद्र कपूर का 1934 को आज ही के दिन जन्म हुआ था। और सर छोटूराम चौधरी जो कि स्वाधीनता सेनानी उनको कहते हैं, उनका निधन 1945 को आज ही के दिन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में, दोस्तों वो एक किसान नेता भी थे, उनकी धूमधाम से जो पुण्यतिथि है वो मनाई जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज मंडियों के भाव की, तो शुरुआत करते हैं श्री गंगानगर मंडी से। नरमा 8660, ग्वार के भाव 5816, जौ के भाव 2560, मूंग के भाव श्री गंगानगर मंडी में 7300 रुपये, गेहूँ 2514, चना 4551, तारामीरा के भाव 5050 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि बादरा मंडी में सरसों बिकी है 5700 रुपये, मूंग बिके 6800 रुपये, गेहूँ बिकी है 2650 रुपये, ग्वार बिका है बादरा में 5750 रुपये प्रति कुंटल। सूरतगढ़ मंडी में ग्वार बिका है 5780, नरमा बिका है
8710 रुपये, कपास बिका है 9500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि चना 4650, गेहूं के भाव 2490 रुपये, जबकि मूंग के भाव 7100 रुपये प्रति क्विंटल रहे। फतेहाबाद मंडी में कपास 10,085 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि नरमा के भाव 8410 ही रहे। और नौर मंडी में ग्वार 5745, नरमा 8500, कपास के भाव 10,400 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सादुलपुर राजगढ़ मंडी में ग्वार 5820 बिका है। सरसा मंडी में सरसों 5852, नरमा 8561, कपास के भाव 10,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आदमपुर आज की अंतिम मंडी में सरसों बिकी है 6091, नरमा बिका है 8750, ग्वार के भाव 5790 प्रति क्विंटल रहे। और आज मौसम 9 जनवरी को दोस्तों 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% बादल छाए रहे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। रात्रि को इसी प्रकार से कमोबश से हवाएं चलेगी और वातावरण मौसम बना रहेगा। बादल भी 100% छाए रहेंगे। कल 10 जनवरी को मौसम कैसा रहने वाला है? 9 से 15 डिग्री दिन में, 17 से 20 दोपहर को, 14 से 18 देर शाम को। 100% बादल दिन में छाए रहेंगे, जो कि बाद में 20 से 30-40% ही देर रात्रि और देर शाम तक रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो परिवर्तनशील मेघ थे वो ज़रूर अभी भी छाए रहे हैं, लेकिन कमज़ोर हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते आने वाले दिनों में जो बरसात की आशंकाएं बन रही थी, मौसम विभाग की भी एक प्रकार से भविष्यवाणियां थी, उसमें कमी आ सकती है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल भी दोस्तों राजस्थान के 2 शहरों में दोस्तों माइनस डिग्री टेम्परेचर रहा, जिसमें चूरू -0.5 और फतेहपुर -0.5 डिग्री, जबकि करौली में जो है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए 7 बजे बुलेटिन के कार्यक्रम। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा साफ संदेश। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं साफ संदेश से अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।